हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीएल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम सॉल्व करेंगे आज जेईई मेंस 2024 में 31 जैन को पूछे गए मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, और साथ ही साथ इस पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के साथ जो कंसेप्ट्स हैं, हमें उन कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते चलना है, क्योंकि यही कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं आने वाले पेपर्स में रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इन कंसेप्ट को समझिए, सीखिए, याद रखिए और इनको अप्लाई करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा और आप हमारे साथ बने रहिए। आपको इसी तरह पेपर के सॉल्यूशन और भी मिलते रहेंगे। तो आज के पेपर के सॉल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या गिवन है, हम देखते हैं। देखिए, द लॉजिकल सर्किट शोन बिलो इज इक्विवेलेंट टू, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से क्वेश्चन है, क्लास 12 सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन क्या है आपको देखेंगे, इनपुट्स हैं ए और बी, आउटपुट है वाई। ठीक है, यहाँ पे ए और बी फीड कर रहे हैं किसको? दो नॉट गेट्स को। ठीक है, ये दो नॉट गेट का जो आउटपुट है वो फीड कर रहा है किसको? एक नैंड गेट को फीड कर रहे हैं और नैंड गेट फाइनली अपने को आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ए इनपुट का इन्वर्स किया नॉट गेट ने, इसी तरह से बी इनपुट को इन्वर्स किया दूसरे नॉट गेट ने, और फिर ये गए नैंड गेट के पास। नैंड गेट और नैंड गेट यानी कि एंड और उसके साथ नॉट ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो ए बार डॉट बी बार और उस पर फिर बार। तो ये जो इक्वेशन है ये डायरेक्टली इक्वल होता है ए प्लस बी के। तो यानी कि ए प्लस बी ये जो ऑपरेशन है, ए प्लस बी, सर्कल नहीं, सर्कल से कंफ्यूजन बनता है, वो जोर गेट बनता है। तो ए प्लस बी जो है, ये ए प्लस बी ये बेसिकली और गेट का ऑपरेशन है। तो यहां पर हम कह पाएंगे कि ये जो लॉजिक गेट है ये कौन सा गेट बन रहा है? और गेट बन रहा है। ठीक है, इसको वैसे भी आप समझ सकते हैं। मान लो कि आप ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं। मैं यहां पर बनाता हूं ए बी, ए बार बी बार, ओके, एंड ए बार डॉट बी बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ए बार बी बार एंड ए बार डॉट बी बार। ठीक है, और उसका भी बार। ठीक, इस तरह से। चलो, इसके लिए मैं अलग से एक और कॉलम बना लेता हूं, ये यहां पर बना देता हूं। देखिए, ए बार डॉट बी बार और उस पर बार, ये अपना वाई है। ठीक है, देखिए ए 0 0 लेते हैं तो ए बार बी बार रिवर्स हो जाएंगे 1 1, तो यहां पे डॉट आएगा तो 1, और देखो y मिलेगा अपने को क्या? 0। ठीक है, हमने दिया 1 0, तो यहां पर a हो जाएगा, a बार हो जाएगा 0, b बार हो जाएगा 1, 0 1 है तो डॉट में मिलेगा 0 और ये उसको रिवर्स कर देगा 1। ठीक है, ऐसे ही 0 1 देते हैं तो a बार b बार हो जाएंगे 1 0 और डॉट करेंगे तो वो आएगा 0, और ये फाइनली आउटपुट मिलेगा इसका उल्टा यानी कि 1। यदि हम यहां पर देते हैं 1 1 तो ए बार बी बार हो जाएगा 0 0, ए बार डॉट बी बार में मिलेगा 0 और ये फिर उसको रिवर्स कर देगा 1। तो आपने क्या देखा कि जब ए एंड बी इस टाइप के थे तो आउटपुट अपने को क्या मिला? 0 1 1 1। और ये कौन से गेट का ट्रुथ टेबल है? और गेट का ट्रुथ टेबल है। तो चाहे तो आप मैथमेटिकली, चाहे तो ट्रुथ टेबल के जरिए आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है ये इक्विवेलेंट है टू द और गेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किए हैं और क्लासरूम में करी हुई प्रैक्टिस हमें फाइनल एग्जाम में काम आती है। बस हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस पर हमें रिलाई होना चाहिए और एग्जाम हॉल के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहना चाहिए ताकि एग्जाम हॉल के प्रेशर को हम फेस कर सके। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन है। ब्लॉक एम of mass 10 kg is having acceleration 2 meter per second square
इन द डायरेक्शन एज शोन फाइंड मास स्मॉल m ऑफ द मास m ऑफ द अदर ब्लॉक। देखो डायग्राम में आप देख सकते हैं कैपिटल M एक मास है और एक स्मॉल m मास है, एक स्ट्रिंग के जरिए टाई करे गए हैं और पुली के दोनों तरफ है, और कैपिटल M मास को डाउनवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिला हुआ है। हमसे पूछा है स्मॉल m का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल m का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे, पहली बात आप याद रखना कि यदि यहाँ पे गिवन है, गिवन नहीं है क्या क्या कि स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल या फिर मैसिव, ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो हम ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग है तो जो एक्सेलरेशन कैपिटल M मास का होगा स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का होगा और साथ ही साथ स्मॉल m मास का भी होगा, यानी कि इस पूरे सिस्टम का मास m और स्मॉल m से बने इस पूरे सिस्टम का मास, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन वो सेम रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट में अब अपने को क्या करना है, अब अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो जैसे देखिएगा ये कैपिटल M मास है, ठीक है, कैपिटल M मास है, यहां एंगल है 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है। तो दो लाइंस के बीच एंगल है 53। हम कैपिटल M पर फोर्सेज देख लेते हैं। कैपिटल M पर फोर्स लगेगा, एक तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यदि mg इधर एक्ट कर रहा है तो मैं सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये 50 डिग्री है, 53 डिग्री है, तो यहां पर भी 53 होगा। mg के कंपोनेंट में बना लूंगा mg cos 53, इसी तरह से इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 53। टेंजेंशियल कंपोनेंट ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि m मास टेंजेंशियली मूव कर रहा है टू द सरफेस, ओके। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्ट्रिंग टाई है तो टेंशन लगेगा अपवर्ड्स, इस तरह से टेंशन एक्ट कर रहा है, और एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी mg sin 53 की डायरेक्शन में है। तो हम यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, ये बनेगा mg sin 53 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 53 cos 37 का वैल्यू सेम होगा। sin 53 का वैल्यू क्या होगा, 4/5, तो 4 mg डिवाइडेड बाय 5, 4 mg डिवाइडेड बाय 5 माइनस टेंशन T इज इक्वल्स टू मास कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन, कितना है 2 एक्सेलरेशन है तो 2m। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से हम सेकंड ब्लॉक को उठा लेते हैं, उस पर भी इसी तरह से फोर्सेज एनालिसिस करेंगे, उसी तरह से यहां पर भी फोर्सेज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा अब की बार ये वाला सरफेस है, ये एंगल गिवन है 37 डिग्री, ओके, और यहां पर स्मॉल m मास प्लेस्ड है। सबसे पहले वेट दिखाएंगे, वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखिए वेट के कंपोनेंट बनाएंगे, पहले ये एंगल भी होगा 37 डिग्री, यहां पर होगा स्मॉल mg cos 37 और इधर टेंजेंशियल होगा mg sin 37, ओके, और टेंशन एक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। और देखो यहां पर कैपिटल M मास डाउनवर्ड मूव करेगा तो स्मॉल m मास अपवर्ड मूव करेगा टुवर्ड्स द पुली, तो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द टेंशन, ओके। तो यहां पर अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mg, देखो t इस बार बड़ा होगा तभी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो हम लिखेंगे t माइनस mg sin 37, m स्मॉल m में याद रखना, sin 37 का वैल्यू 3/5 होता है, तो स्मॉल mg 3/5 इक्वल्स टू मास स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन सेम है 2m। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमने क्या कर लिया, दो इक्वेशंस बना ली। अब हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है तो डायग्राम को हम यहां से कर लेते हैं रिमूव, ठीक है, और मैथमेटिक्स हम सॉल्व करेंगे तो अपने को फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। हमसे पूछा क्या है, स्मॉल m का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा और सही ढंग से लिखते हैं। 4, देखो कैपिटल M का वैल्यू 10 गिवन है, 40 और G का वैल्यू 10, तो 400 डिवाइडेड बाय 5 माइनस T इक्वल्स टू कैपिटल M कितना है 10 और इंटू 2 20, ठीक है, तो ये कट करेंगे तो ये बनेगा 80
80 माइनस टी इक्वल्स टू 20, तो यहां से टी आ जाएगा कितना 80 माइनस 20 यानी 60 न्यूटन। टेंशन हमने सबसे पहले निकाल लिया, यहां पर टेंशन निकाल लिया, तो ये टी का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, तो ये आ जाएगा 60 माइनस, अब देखो जी की, अब देखो लिखेंगे 3 स्मॉल m, जी का वैल्यू 10 डिवाइड बाय 5, 5 से 10 को कट करेंगे 2 और 3 टू जा 6, ये कट होगा। ओके 1 सेकेंड, ये इक्वल नहीं है, 3 टू जा 6 और इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल m, 2 इंटू स्मॉल m। ठीक है, अब देखिएगा ये बचा क्या 6m, 60 माइनस 6m इक्वल्स टू 2m, तो 60 इक्वल्स टू 2m और 6m इधर आएगा तो ये बनेगा 8 स्मॉल m, और स्मॉल m का वैल्यू पूछा है तो 60 अपॉन 8, 60 अपॉन 8 का मतलब है 15/2, 15/2 मतलब 7.5 kg। तो स्मॉल m का जो वैल्यू है वो क्या आया 7.5 kg। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो क्या गिवन है, गिवन है if the percentage error in measuring length and diameter of a wire is 0.1% each, then the percentage error of the resistance of the wire is, मतलब हमसे लेंथ का परसेंटेज चेंज गिवन है 0.1%, रेडियस का परसेंटेज चेंज गिवन है 0.1% और हमसे रेजिस्टेंस का परसेंटेज पूछा है। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिलेंड्रिकल वायर के लिए हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यदि आर का परसेंटेज चेंज मुझे लिखना है तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ प्लस पावर आगे परसेंटेज चेंज इन आर, तो रेजिस्टेंस परसेंटेज इक्वल्स टू लेंथ 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1, तो यह आ जाएगा परसेंटेज चेंज ऑफ आर इक्वल्स टू 0.3%। परसेंटेज चेंज मतलब एरर, तो परसेंटेज एरर क्या आया 0.3%, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, गिवन है 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m each are placed at 4 corners of a square. The gravitational force exerted on one of the mass by other masses is 2 under root 2 plus 1 divided by 32 into g m square upon l square. The distance of side of square, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है कि यहां पर एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर m मास प्लेस्ड है, m मास प्लेस्ड है, m मास यहां पर प्लेस्ड है। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर का साइड क्या है, साइड है l, साइड है l। हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन ऑफ द मास, एक्सर्टेड ऑन वन ऑफ द मास बाय द अदर मासेस, मतलब किसी एक मास पर लगने वाला फोर्स, किसी एक मास पर लगने वाला फोर्स यदि इतना है तो इसमें ये एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो साइड है ए, साइड मान लो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, एल तो इधर लिया हुआ है, एल तो इधर यहाँ पर लिया हुआ है, हमें ए लेना पड़ेगा साइड, तो हमसे साइड का वैल्यू पूछा है यानी ए का वैल्यू पूछा है। यहाँ पर अननोन डेटा क्या है, ए है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक मास पर फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। तो देखो मैं इनको नंबर दे देता हूं 1 2 3 4, तो 1 वाला 4 पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ F1 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह 2 वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल पुल F2 वेक्टर, इसी तरह से 3 वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F3 वेक्टर। इस तरह से 3 फोर्सेज एक पर लगेंगे। ठीक है, अब F1 F2 परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं, तो यदि मैं इनका वेक्टर सम करना चाहता हूं तो किन्हीं दो का मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट निकाल लेना पड़ेगा। तो जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डायगोनली उनका
उनका रिजल्टेंट एक्ट करता है। तो F1 F2 का रिजल्टेंट होगा F2 के, F1 और F3 का रिजल्टेंट किधर होगा, F2 की डायरेक्शन में। लेट अस से आई राइट दिस F डैश वेक्टर इस तरह से। ओके, अब मुझे यहाँ पर F1 F2 F डैश ये निकाल कर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखो F1 क्या है, M1 1 और 4 के बीच लगने वाला फोर्स, तो G M स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर। देखो F3 क्या है, M और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, 4 और 3 के बीच फोर्स। डिस्टेंस और मास सेम है, तो F1 और F3 भी इक्वल होंगे। तो F1 इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू F3, वो भी ठीक है। F2 के लिए हम देखते हैं, तो F2 आ जाएगा यहां से, जी मास तो सेम ही है तो जी एम स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन डायगोनल होगा यहाँ पे स्क्वायर का, तो होता है √2a, डायगोनल होगा √2a। तो यहाँ पर उसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर हम लिखते हैं यहाँ पे। तो F1 F3 F2 हमें मिल गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। साथ ही साथ हमने F डैश निकाला था, वो कैसे निकाला था, √F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। ठीक है, तो F डैश यहां पर क्या आ जाएगा, F डैश आ जाएगा F1 F3 इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं F1 आउटसाइड √2। तो F डैश क्या आ जाएगा, F1 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स लगेगा F2 और F डैश के सम के बराबर। तो F हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा। F2 कितना है, जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो 2 प्लस √2। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, F इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2√2 अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमसे F नहीं पूछा था, हमसे बोल रहा है ये कि यदि किसी एक पर लगने वाला फोर्स इतना है तो A बताना है, साइड का वैल्यू बताना है। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है ना, उसको फाइनल इक्वेशन 4 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं डायग्राम यहां से मिटा रहा हूं और वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाय 32 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो डेटा है ये फोर्स लग रहा है और हमारा आया वैल्यू इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2, जो कटता है उसे कट कर लेंगे। तो जी एम स्क्वायर से जी एम स्क्वायर कैंसल, 2√2 प्लस 1 से 2√2 प्लस 1 कैंसल, तो बचा क्या, 1/32 एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a स्क्वायर। 2 से 32 को कैंसिल करेंगे 16 आ जाएगा। तो यहां पर आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 16l, तो यहां से 16l स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 4l, और यही हमारा आंसर है 4l। a इक्वल्स टू 4l, साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 4l। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन है टीवी ग्राफ इज गिवन फॉर 2 डिफरेंट प्रेशर्स P1 एंड P2, देन विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखो ये क्वेश्चन कहां से है, आप इसको चाहे तो थर्मोडायनेमिक्स से बोलो, चाहे तो आप इसको केटीजी से बोलो, या फिर आप इसे केमिस्ट्री से बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो ग्राफ किस किस के बीच है, T और V के बीच टीवी ग्राफ है। ठीक है, ऐसा ग्राफ गिवन है, यहां P2 है और यहां P1 है। ठीक है, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो V, अब देखो क्या टीवी ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो T/V इज इक्वल्स टू P/NR, यानी कि
टीवी ग्राफ का जो स्लोप है ये स्लोप होगा टी अपॉन वी, क्या होगा, स्लोप होगा। और ये स्लोप बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर। तो जहां स्लोप ज्यादा होगा वहीं प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लोप P2 का ज्यादा है तो P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो देखो क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर अ वन डायमेंशनल मोशन relation between position x and time t is t equals to alpha x square plus beta x. Find the relation between velocity v and acceleration a. ये क्वेश्चन भी क्लासरूम क्वेश्चन है, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, और हम अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आप देखिएगा। तो t गिवन है, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। dt डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। लेकिन ये तो dt बाय dx है, पलट लेता हूं यदि मैं इसको, तो dx बाय dt ये बन जाएगा वेलोसिटी और ये इक्वेशन बनेगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन 1। वेलोसिटी हमें यहां से मिल गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वैसे dv बाय dt होता है, लेकिन हम इसके लिए ये भी लिखते हैं v dv बाय dx, v dv बाय dx। तो देखिए v तो हमें मिल गया, लेकिन dv बाय dx और निकालना पड़ेगा। तो v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv बाय dx हम निकालेंगे। तो देखिएगा ये आ जाएगा d डिवाइड बाय dx 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेस्ट टू पावर -1। सॉल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 पावर आगे और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और रेस्ट टू पावर -2। ओके, और 2 अल्फा एक्स में 2 यहां पर और करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये बन जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, बीटा का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ जाएगा हमारे dv बाई dx भी मिल गया, v हमारे पास है ही, इसको थोड़ा और सही ढंग से लिख लेते हैं। dv बाई dx हमारे पास क्या आया, -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक्सेलरेशन पूछा है तो देखिएगा, एक्सेलरेशन हमने पूछा है तो v dv बाई dx हमें लिखना पड़ेगा। तो a आ जाएगा v इंटू dv बाई dx क्या है, 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और ये इस पर स्क्वायर है। तो a आ जाएगा, देखो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा ये v है, तो ये 1 अपॉन दिस v है, तो ये आ जाएगा v इंटू -2 अल्फा इंटू वी स्क्वायर। तो ये a आ जाएगा यहां से क्या, -2 अल्फा v क्यूब। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच रिलेशन है a इज इक्वल टू -2 अल्फा v क्यूब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं। ओके, गिवन क्या है देखना, two resistances having coefficient of variation of resistivity alpha 1 and alpha 2 are having equal resistances। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2 गिवन है। ठीक है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा सीरीज और पैरेलल में। तो आप ये तो याद ही रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्या कि जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल, सीरीज में या तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2, दोनों में ही, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। ठीक है, इसका मैथमेटिक्स भी किया जा सकता है पर आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन पर टाइम वेस्ट करने के बजाय ये फैक्ट ही डायरेक्ट याद रखा जा सकता है। ऑप्शन 4 ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है हमने हमारे क्लासरूम में जो मॉक टेस्ट लिए थे उसमें हमने रखा था और प्रीवियसली पूछा
प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या गिवन है, गिवन है एन आर्टिलरी of mass m1 fires a cell of mass m2 at the time of firing the ratio of kinetic energy is। तो आर्टिलरी का मास m1 है और वो m2 मास का सेल फायर करता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हम लिख सकते हैं K1 अपॉन K2। चलो ठीक है, लेकिन K1 अपॉन K2 तो ठीक है, लेकिन K1 K2 पता तो होना चाहिए। तो याद रखना कि क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो जितना मोमेंटम इनिशियल था उतना ही मोमेंटम फाइनल भी रहेगा, ठीक है ना। पहले जीरो था तो बाद में भी मोमेंटम जीरो रहेगा। बाद में भी मोमेंटम जीरो रहने का मतलब ये है कि जो आर्टिलरी का जो मोमेंटम बनेगा नया, वो शेल के मोमेंटम के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ताकि वो कैंसिल कर दे और इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो आ जाए। तो यानी कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है K इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो K1 बाय K2 लिखेंगे तो यह आएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m2। अब देखिए जो पी स्क्वायर सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ गया m2 अपॉन m1। तो K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू m2 बाय m1। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या गिवन है देखते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप गिवन है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप गिवन है, ठीक है, ओके। और उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है न्यू नॉट इज इक्वल्स टू V अपॉन 4 लेंथ ऑफ द पाइप। तो दिस इज इक्वेशन 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। अच्छा, और फिर दूसरा गिवन है अपने पास क्या, ओपन ऑर्गन पाइप, और उसके फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी के साथ क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल टोन इक्वल है। तो यानी कि न्यू वन इक्वल्स टू 2V बाय 2L2। लेंथ इसकी डिफरेंट है, मान लो L2 है तो 2V। ये हमें पता है कि ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1:2:3 एंड सो ऑन होता है। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए n का वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, 2L तो है ही। अब बोल रहा है कि ये इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशंस को बराबर करेंगे, तो V डिवाइडेड बाय 4L1 इक्वल्स टू V अपॉन L2। V से V कैंसिल हो जाएगा, और देखिएगा कि सेकेंड पाइप ओपन ऑर्गन पाइप यानी L2 का लेंथ अपने को गिवन है, कितना गिवन है, वो गिवन है 60 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू L1। तो यहां से L1 का वैल्यू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। L1 कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। When a small spherical ball is dropped into a long cylindrical pipe filled with glycerine, then what will be the V versus T graph? वैसे करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो हम किस तरह से डिराइव करेंगे, मतलब सिचुएशन ये गिवन है कि ये पाइप है और इसके अंदर ग्लिसरीन भरा हुआ है, कोई लिक्विड, और इसमें कोई स्फेरिकल बॉल जो है उसको क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, ठीक है। हमें देखना है कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे और VT ग्राफ हमें यहाँ पे पता लगाना है, ठीक है। वैसे हमें ये बात पता है
कि इनिशियली जो बॉडी है, जो बॉल है, वो एक्सेलरेशन के साथ ड्रॉप होगी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन के साथ ड्रॉप होगी, और उसके बाद धीरे धीरे एक टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी जो कि कांस्टेंट हो जाएगी। फिर टाइम इंक्रीज होगा लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यहीं से देखकर समझ में आता है इनिशियली तो वीटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन रहेगा, ये देखो एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। लेकिन बाद में वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और ग्राफ जो वीटी ग्राफ है वो कैसा बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। यहीं से भी पता चल रहा है अपने को, यहां से भी देखकर समझ में आता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड वन होगा। वैसे फोर्थ वन भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, लेकिन इसमें एक तो जो देखो टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है पार्टिकल, वो वाली बात यहां पर नहीं दे रखी है, तो ये सही नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो मैच नहीं करता है। इसमें टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ इसने तो फाइनली वेलोसिटी घटाते हुए दिखा दिया, इसमें पहले कांस्टेंट थी बाद में डिक्रीजिंग दिखा दिया, वो भी सही नहीं है। तो फर्स्ट मतलब करेक्ट ऑप्शन तो थर्ड है। बाकी मैथमेटिक्स से भी आप यदि इसको अप्रोच करना चाहें तो इस मैथमेटिक्स से यदि आप इसको अप्रोच करना चाहें तो इस तरह सोच सकते हैं कि इसका वेट एक्ट करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितना, मान लो mg, बोएंट फोर्स एक्ट करेगा कितना, Fb, ओके, और साथ ही साथ विस्कस फोर्स भी एक्ट करेगा कितना, Fv, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, और एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg माइनस Fv। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि ये जो विस्कस फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, और बोएंट फोर्स भी अपोज कर रहा है वेट को, तो एफ बी, ठीक है। एक ही जगह आप लिख सकते हो, या फिर पहले तो आप यहां से मास को हटा लो, एक ही जगह लिख लो डीवी अपॉन डी टी और जी माइनस 6 पाई ईटा आर डिवाइडेड बाय m इंटू वी एंड माइनस एफ बी, ठीक है, माइनस एफ बी। मैं इस तरह से लिख रहा हूं, माइनस एफ बी पहले, माइनस एफ बी माइनस 6 पाई ईटा आर वी, और एफ बी में भी m डिवाइड होगा और 6 पाई ईटा आर में भी m डिवाइड होगा। देखो मैं क्या लिख सकता हूं फिर यहां से, dv अपॉन dt इक्वल्स टू, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म्स है इनको मैं a मान लेता हूं, माइनस ये जो दूसरा मैंने रेड कलर से या ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है इसको मैं b कांस्टेंट मान लेता हूं, तो a माइनस bv, ठीक है। तो यहां से dv अपॉन a माइनस bv इक्वल्स टू dt आएगा यहां पर। अब देखो यहां से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो v का इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, और वो जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन इस तरह से कुछ मिलने वाला है, वो मिलेगा b इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस कॉन्स्टेंट t, ओके, इस प्रकार का कुछ इक्वेशन मिलेगा। इससे भी यही जाहिर होता है कि पहले ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग होगा, पहले जो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी और उसके बाद यूनिफॉर्म हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 3 है, इस मैथमेटिक्स से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में क्या गिवन है फोर्स F डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस x, फोर्स F डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस x and time as F equals to ax square plus bt raised to power 1 by 2, then find dimensions of b square upon a। तो देखो इक्वेशन क्या गिवन है अपने पास, इक्वेशन गिवन है F equals to ax square plus bt raised to power 1 by 2, ओके। अब हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके बी स्क्वायर अपॉन ए का डायमेंशन हमें पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला
राइट हैंड साइड के हर एक टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है फोर्स m1 l1 t माइनस 2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स टू इस वाले टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल हो जाएगा। तो a इंटू एक्स डिस्टेंस है तो l1 स्क्वायर है तो l2 सॉल्व करेंगे तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये आ गया हमारे पास a का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली हम b के लिए भी निकालेंगे, f के लिए लिखेंगे m1 l1 t माइनस 2 इक्वल्स टू b इंटू t के लिए लिखेंगे t1 और t पर पावर है क्या 1/2, तो यहां लिख देंगे t 1/2। तो b के लिए क्या आ जाएगा m1 l1 और t, देखिए 1/2 को यदि हम दूसरी साइड में लेकर जाते हैं तो ये पावर बन जाएगा -2 एंड -1/2, तो ये बनेगा 2.5 यानी कि -5/2 इस प्रकार से। तो हमारे पास a और b के डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें b स्क्वायर अपॉन a करना है। तो b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू है m1, अब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा m2 l2 और t पर पावर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला m1 l माइनस 1 एंड t माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो m1 से m2 को कट करेंगे, ऊपर बचेगा m1, l माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा l3, t माइनस 2 से t माइनस 5 को कट करेंगे तो t पर पावर आएगी -2। तो हमारा जो b स्क्वायर अपॉन a का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बना m1 l3 t माइनस 2, m1 l3 t माइनस 3 बनेगा, सॉरी t माइनस 3, m1 l3 t माइनस 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। देखो क्या गिवन है टू चार्जेस q एंड 3q, two charges q and 3q are placed at a distance small r from each other. Find distance from q where electric field is 0। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्लासरूम क्वेश्चन है, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं। देखो हमसे गिवन क्या है, हमें गिवन है दो सिमिलर चार्जेज है q और 3q, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इन चार्जेज के लिए q से किस डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो जब सिमिलर चार्जेज है तो चार्जेज के बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो देखिएगा डायग्राम, तो देखो ये मान लेते हैं q चार्ज है और ये कितना है 3q है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r है। मान लेते हैं किसी p पॉइंट पर q से किसी p पॉइंट पर x डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का क्या मतलब है, दोनों चार्जेज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो q का p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे तो kq अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 3kq का p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 3kq अपॉन, अब देखिए p से 3q का डिस्टेंस टोटल r है, x डिस्टेंस q और p के बीच का है, तो r में से x को माइनस कर देंगे तो p और 3q के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा जो बनेगा r माइनस x और उसका होल स्क्वायर। kq से kq कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा r माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे r माइनस एक्स इक्वल्स टू √3x। तो यहां से क्या बचेगा r इक्वल्स टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू हमसे पूछा है, x इक्वल्स टू r अपॉन √3 प्लस 1, दिस विल बी अवर आंसर। तो मैच करेंगे, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 r अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, कितना टाइम
12 तकरीबन आधा घंटा तो मिनिमम पता होता तो मैं ये नहीं चालू करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अब अपन स्पीड अप करेंगे। देखिएगा क्या गिवन है। गिवन है क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन प्रिज्म ऑफ एन अपेक्स एंगल ए इज कोट अपेक्स एंगल ए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोट a by 2 गिवन है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन परहैप्स ये 27 या 29 के किसी शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप प्रीवियस शिफ्ट को आप देखते तो डेफिनेटली आपको यहां पे बेनिफिट मिल जाता। देखो म्यू इक्वल्स टू प्रिज्म फॉर्मूला होता है साइन dm प्लस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन a अपॉन 2। म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, कोट a बाई 2। कोट को हम लिख सकते हैं कोस a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 इक्वल्स टू, देखो साइन a बाई 2 और इक्वेट करेंगे तो साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कोस a बाई 2 इक्वल्स टू साइन dm प्लस a डिवाइडेड बाय 2। कोस को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 इक्वल्स टू साइन dm प्लस a अपॉन 2। साइन को हटा सकते हैं, एंगल्स इक्वेट करेंगे तो यहां से आएगा पाई माइनस a इक्वल्स टू dm प्लस a। ओके, तो यहां से dm आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2a। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। इन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम मतलब हाइड्रोजेनिक एटम, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्डा। फर्स्ट मेंबर क्या है लाइमन सीरीज का, लैम्डा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम सेकेंड लेवल टू फर्स्ट लेवल, ग्राउंड लेवल। ठीक है, देन वेवलेंथ ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज, बहुत इजी है। फर्स्ट मेंबर के लिए, मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज के लिए हम लिखते हैं लेट्स से 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ओके, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4, 3 अपॉन 4, तो यहां से लैम्डा 1 आ जाएगा 4 अपॉन 3 आर जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड मेंबर के लिए लिखेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ओके, तो 9 माइनस 1 यानी कि 8/9, तो 8 आर जेड स्क्वायर बाय 9, ये 1 अपॉन लैम्डा 2 हो गया। तो लैम्डा 2 का वैल्यू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8 आर जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसा कुछ जब भी आए तो हम रेशियो ले लेंगे, तो लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4/3 आर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड बाय 8 आर जेड स्क्वायर। तो देखिएगा आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर कैंसिल, 8 ऊपर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 32 और 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27। तो यहां से लैम्डा 2 विल बी 27 डिवाइड बाय 32 इंटू लैम्डा 1, 27 लैम्डा 1 अपॉन 32, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ये तो अपने क्लास 12th बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन ये मैं ये नहीं यहां पर ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम का लेवल मतलब बहुत ही ज्यादा इजी था। एग्जाम हॉल में जो प्रेशर है वो भी एक लेवल क्रिएट करता है। ठीक है, तो लेवल एग्जाम हॉल में जो बनता है उससे बचने के लिए, उससे फाइट करने के लिए अपने को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, इसीलिए मॉक टेस्ट करे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखो व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन मेटल द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8 वोल्ट। इफ द वेवलेंथ इज मेड 3 लैम्डा
द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 2v, फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखो हमें इक्वेशन क्या नॉन है, हमारे पास इक्वेशन होता है ई वी नोट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नोट। ठीक है, तो ईवी नोट इक्वल्स टू न्यू की जगह एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं माइनस फाई नोट। बोल रहा है कि इन्हीं पहले जब लैम्डा वेवलेंथ थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 8v था, तो 8ev इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नोट। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, फिर बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 2v कर दिया, तो 2ev इक्वल्स टू एच सी अपॉन वेवलेंथ कितनी कर दी अब की बार 3 लैम्डा माइनस फाई नोट, इक्वेशन 2। यदि आप फाई नोट को रिमूव करना चाहते हो तो यहां से सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशंस को, तो 6ev इक्वल्स टू यहां पर आएगा एच सी बाय लैम्डा 1 और एच सी बाय 3 लैम्डा 1/3, तो 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3 बचेगा, तो 2hc बाय 3 लैम्डा। तो देखिए 2 से 6 को कट करेंगे तो ये 3 बचेगा, 3 से 3 9 हो जाएगा, 9ev इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो ये आ गया हमारे पास hc बाय लैम्डा का वैल्यू। हमसे लेकिन ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो हमें वर्क फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए hc बाय लैम्डा का वैल्यू रख लो कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में मैं रख लेता हूं, तो 8ev इक्वल्स टू 9ev माइनस फाई नोट। तो यहां से जो वर्क फंक्शन है उसका वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 8 मतलब 1, तो ev। ओके, और फाई नोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1ev, सॉरी, तो फाई नोट की जगह लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा नोट इक्वल्स टू 1ev। हमसे पूछा है लैम्डा नोट, तो hc की जगह लिखो 12400 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 12400 एंगस्ट्रॉम। यही हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या गिवन है, बोल रहा है क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वास्तव में थोड़ा समझने का भी था, इसमें थोड़ा ध्यान से देखने का था। इन YDSE इंटेंसिटी एट 2 सोर्सेज आर इन रेशियो ऑफ 1:9। मतलब मान लो एक इंटेंसिटी है मान लो I और दूसरी इंटेंसिटी है I डैश और उनका रेशियो गिवन है 1:9। तो मैं I को यहां पर लिख सकता हूं, I इंटेंसिटी को मैं लिख लेता हूं यहां पर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, तो I हो जाएगा X और I डैश हो जाएगा यहां पर 9X। रेशियो में रहता है तो सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ये मैंने किया। अब मुझे आगे क्या बोल रहा है वो भी मुझे देखना है, तो देखिएगा क्या गिवन है फर्दर। बोल रहा है कि इफ सोर्सेज आर कोहेरेंट देन इंटेंसिटी एट सेंटर पॉइंट इज I1। ओके, जब कोहेरेंट सोर्सेज है और फेज डिफरेंस नहीं दे रखा, मतलब सेम फेज है, तब इंटेंसिटी I1 है। तो सेम फेज में जब सुपर इंपोज होते हैं तो इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2। तो यहां पर I1 प्लस I2 मतलब जो दोनों सुपर इंपोजिंग वेव्स की इंटेंसिटी है उनका सम हो जाएगा, तो x प्लस 9x मतलब 10x हो गया I1 का वैल्यू। ऐसे I2 मिलेगा कैसे, I प्लस I डैश प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I इंटू I डैश कॉस I। ठीक है ना, दूसरे में फेज डिफरेंस कितना गिवन है 60 डिग्री, तो I2 कितना गिवन है, I2 निकलेगा कितना I प्लस I डैश प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I। देखो I का वैल्यू हम यहां पर अभी पुट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो I का वैल्यू कितना है x, I का वैल्यू कितना है x, I डैश का वैल्यू कितना है 9x प्लस 2x I का वैल्यू और I डैश का वैल्यू 9x और कोस फाई कितना गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, तो कोस π/3 का वैल्यू होता है 1/2, कोस π/3 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 का रूट होता है 3, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 3x, तो यहां से I2 आ जाएगा 13x। I1 कितना है हमारे पास 10x और I2 कितना है 13x। पूछा क्या है I1 अपॉन I2, तो हम लिखेंगे 10x डिवाइड बाय 13x,
तो I1 upon I2 will be 10 divided by 13. So this will be our answer. Option 1 is correct option. Next question देखते हैं dear. सी क्या गिवन है? गिवन है कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन electromagnetic wave whose electric field is oscillating with an amplitude of 50 and frequency this. हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. ओके, हम बस कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे. 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ई नॉट की जगह रखेंगे 50 और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ओके, ये हमारा आंसर रहेगा इन जूल पर मीटर क्यूब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी देखिए क्या गिवन है. गिवन है हमें अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h. कैपिटल H हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करा गया है. ये बॉल रिबाउंड करती है अप टू स्मॉल h हाइट आफ्टर कोलाइडिंग विद हॉरिजॉन्टल सरफेस. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन गिवन है E इक्वल्स टू 1/2. तो हमसे पूछा है h अपॉन स्मॉल h का वैल्यू क्या होगा. तो हमें पता है कि जब किसी बॉडी को हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग होगा v1 इक्वल्स टू √2g इंटू हाइट. ठीक है, और जब वो रिबाउंड करती है, जब बॉडी रिबाउंड करती है तो वो किसी हाइट तक पहुंचेगी, लेट अस से कि स्मॉल h. ओके, लेकिन जब ये कोलाइड करी तो इसने कुछ एनर्जी लॉस कर दिया और फाइनली इसका जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो, वो कितना था? वो बनेगा √2 इंटू g और अप टू हाइट अप टू विच इट रीचिंग स्मॉल h. तो यहाँ पे v2 will be e. 1 सेकेंड यार. v2 will be e इंटू v1. ठीक है, v2 कितना है? √2gh इक्वल्स टू e. v1 कितना है? √2g कैपिटल H. रूट हटाएंगे तो यहां से h इक्वल्स टू e स्क्वायर इंटू h आ जाएगा. h बाय स्मॉल h पूछा है तो ये बचेगा, ये बनेगा 1/e स्क्वायर. तो देखिए 1/e का वैल्यू कितना गिवन है? 1/2. 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1/4. 4 किधर जाएगा? ऊपर. तो h अपॉन स्मॉल h का वैल्यू कितना आ गया? 4 इज द आंसर. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिएगा क्या गिवन है क्वेश्चन में. ये देखो, इसमें एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक ही बनाया हुआ है इसको. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर गिवन सर्किट इन ओम्स. तो देखो इसने क्या करा गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और लास्ट में देखेंगे कि आप यहाँ पे इसको एक वायर से कनेक्ट करा गया है, यानी कि जो लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसको क्या करा गया है? शॉर्ट किया गया है. शॉर्ट किया गया यानी ये 5 ओम जो है इसका इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम रिमूव कर देंगे और बस अब फर्दर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. तो आप देखेंगे कि 2 ओम पैरेलल में आएंगे. पैरेलल में 2 ओम है तो 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1 ओम. 1 ओम फिर 1 ओम और 2 ओम सीरीज में आएगा तो 2 + 1 3 ओम बनेगा. फिर ये बना 3 ओम. फिर आप देखेंगे कि ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम और 3 ओम फिर पैरेलल में आ गया. और ये नेक्स्ट भी 3 ओम फिर 3 ओम, ये पैरेलल में है, 3 पैरेलल में है तो 3/3 करके कितना आ जाएगा? 1 ओम आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर. नेक्स्ट देखिएगा क्या गिवन है. गिवन है a uniform disc of mass 50 kg is rolling with speed 0.4 meter per second. Find minimum energy required to bring the disc to rest. रेस्ट में लाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वही उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में ताकि वो स्टॉप हो जाए. तो इसका मतलब है कि जो उसके पास एनर्जी है वो कैलकुलेट करवाई है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इंटू 1 + k² अपॉन r². ओके, मैंने जितने भी शिफ्ट्स के सॉल्यूशन दिए ना, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आया ही है. तो यानी आप लोगों के लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है. हर शिफ्ट में क्वेश्चन है यहाँ से.
तो k इक्वल्स टू 1/2, मास कितना गिवन है 50 और v कितना गिवन है 0.4 इंटू 1 प्लस, देखिएगा कि जो डिस्क होता है, डिस्क के सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ जायरेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है r/√2, तो k स्क्वायर हो जाएगा r²/2, तो r² से r² डिवाइडेड बाय 2r², r² से r² कटेगा 1/2, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये आ जाएगा k इक्वल्स टू 50 इंटू 0.4 50 इंटू 0.1 50 इंटू 0.4 है बेटा 0.4 50 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें हमारा आंसर इन जूल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देखिएगा, गिवन है मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज 0.4 U, द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज x upon 10 mega electron volt, find value of x and 1U equals to 930.5 mega electron volt per c square, Q value is equals to delta m into c square, mass defect into c square। Q वैल्यू कितना दे रखा है, Q वैल्यू यहाँ पे दे रखा है x/10, ठीक है, x का वैल्यू पूछा है, डेल्टा m कितना है 0.4 इंटू सी स्क्वायर, पर ये जो 0.4 है ये u के अंदर है, तो 1U का वैल्यू क्या है 930.5, तो यदि मैं इसको लिखूंगा ना तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, तो इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए, कैसे 0.4 इंटू यू इंटू सी स्क्वायर। 1U का वैल्यू मैं प्लेस करता हूं, 1U का वैल्यू प्लेस करता हूं तो 0.4 मल्टीप्लाइड विद 930.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो जो x का वैल्यू यहां पर आएगा, x का वैल्यू आएगा 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाइड विद 930.5, तो x आ जाएगा यहां से देखिएगा 4 5 जा 22 और 2, ओके 4 3 जा 12 2 1 9 4 जा 36 एंड 1 37, तो ये आ जाएगा अपने पास 3722, ओके ये अपना आंसर आ जाना चाहिए। ओके, एक बार आप चेक भी कर लेना, थोड़ा सा मैं रैपिडली कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा रैपिडली कर रहा हूं इसलिए आप लोगों को इसके कैलकुलेटिव पार्ट को देख लेना पड़ेगा, ठीक है। अप्रोच बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या गिवन है देखिए क्या गिवन है, at any instant magnetic field inside a coil is 3000 Tesla and it changes to 2000 Tesla in 2 seconds. If average induced EMF is 22 volt, then find number of turns in the coil. Area भी given है, तो हमें पता है EMF इक्वल्स टू क्या होता है माइनस d∅b अपॉन dt। φb क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो प्लस आ जाएगा, E इक्वल्स टू d∅b की जगह हम लिख सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एरिया सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है b1 माइनस b2 डिवाइड बाय डेल्टा t, या b2 माइनस b1 ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं जब तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एरिया कितना गिवन है अपने पास, एरिया गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, टाइम कितना गिवन है 2 सेकेंड्स, B1 कितना है 3000 टेस्ला और B2 कितना है 2000 टेस्ला, बचेगा कितना 1000 टेस्ला इक्वल्स टू 22, 2 से 2 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो ये अपना n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे 22, तो ये था 22, ओके। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेटेड बाय 5 mm, देन ड्रॉ करंट ऑफ I नोट फ्रॉम AC सोर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, I नोट करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम AC सोर्स, तो AC सोर्स से करंट ड्रॉ कर रहा है, चलो ठीक है। नाउ अ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस 2 mm इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स, देन करंट ड्रॉन इंक्रीजेस बाय 25%, फाइंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये गिवन है एक कैपेसिटर था और इस कैपेसिटर को AC सोर्स के जरिए
एनर्जी सप्लाई करी गई है, तब करंट ड्रॉ हो रहा है आई नोट, और आई नोट होगा कितना, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इट्स रिएक्टेंस, रिएक्टेंस एक्सएल होगा, और वी अपॉन क्या लिख सकते हैं, सॉरी एक्ससी, क्योंकि कैपेसिटर है तो वी अपॉन एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखेंगे। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला रहता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यहां से आई नोट क्या आ जाएगा, वी ओमेगा सी। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो एयर फील्ड है वो होता है वी ओमेगा तो है ही, और सी की जगह लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दिस इज इक्वेशन 1। फर्स्ट कंडीशन में ये इक्वेशन आ गया। सेकंड बोल रहा है कि इस कैपेसिटर के कुछ पोर्शन को हमने क्या कर दिया है, डाई इलेक्ट्रिक से भर दिया है के से, और अब करंट ड्रॉ हो रहा है, सेम एसी सोर्स है, करंट ड्रॉ हो रहा है, और उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आ गया, 25% इंक्रीज आ गया करंट में। तो हम लिखेंगे करंट कितने से इंक्रीज हो गया, पहले था 1, अब हो गया 1.25 आई नोट, 1.25 आई नोट वी ओमेगा ए, वी ओमेगा। और सी की जगह क्या लिखेंगे, ये बहुत जरूरी बात समझना, सी की जगह क्या लिखेंगे ये बहुत जरूरी है। सी डैश जो है ना, पार्शियल फील्ड यदि कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो सी डैश हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, डी कितना है 5 है, 5 और टी कितना है 2 mm, 5 में से 2 गए तो 3 प्लस टी कितना है वही 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिखेंगे के। तो देखिए 3k प्लस 2 और k किधर चला जाएगा ऊपर, तो c की जगह मैं क्या लिखूंगा v ओमेगा c की जगह लिखेंगे a एप्सिलॉन नॉट इंटू k डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या देखा कि यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो गया। देखो अब एसी और पैरेलल कैपेसिटर दोनों को मिक्स किया और फिर एक कंसेप्ट बनाया। आई नोट का वैल्यू यहां पे रख लो, आई नोट का वैल्यू रखेंगे तो 1.25 इंटू वी ओमेगा सी इक्वल्स टू वी ओमेगा सी, वी ओमेगा सी की जगह हम ये लिख रहे थे, सी की जगह हम ये लिख रहे थे ए एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी वी ओमेगा ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय 3k प्लस 2। देखिए वी ओमेगा ए एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो गया, डी से और डी की जगह कितना है, डी है 5 mm, तो 5 लिख देंगे 5 mm। ठीक है, तो बचा क्या 1.25 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू k अपॉन 3k प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको तो अपने को k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नहीं है, यही थे अवेलेबल क्वेश्चन। बेटा ये मेमोरी बेस्ड है पेपर, बच्चों ने जो हमें डेटा दिया, जो क्वेश्चन हमें बताए, उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर हमने आपके लिए क्लास रखी है, उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर आपके लिए क्लास रखी है। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं पहले भी बोल रहा हूं कि जो हम पीछे पढ़ते हैं प्रीवियसली वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट इंटीजर मैच नहीं करते तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट मैच करता है। तो हमें प्रीवियसली जो चीजें पूछी गई है, क्लासरूम में जो डेटा बताया गया है, वो जरूर से याद रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड विद CL कैरियर एकेडमी। आप बने रहिए लगातार और आप इसका बेनिफिट उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।